हेलो दोस्तों, बायो इनफाइनाइट अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो जूलॉजी की क्लास है और टॉपिक अपने पास रहेगा एनिमल टिश्यू, जिसकी आप एक शॉर्ट फॉर्म में पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे और ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में एक ज़बरदस्त क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट है, जिसके बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है, वह है सेल यानी कोशिका। और कोशिका है वो कोशिका का इकट्ठे होकर उत्तक बनाती है, उत्तक इकट्ठे होकर अंग बनाते हैं और अंग इकट्ठे होकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र इकट्ठे होकर एक बॉडी बनाते हैं, यानी एक शरीर की संरचना होती है। और ये जो कोशिकाएं इकट्ठी होकर उत्तक बनाती है, उसी की अपने को ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी कि उत्तक को शरीर में विशिष्ट कार्य करने वाले अंतरकोशिकीय पदार्थों के साथ संबंध कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया गया। यानी शरीर के विशिष्ट कार्य करने वाले अंतरकोशिकीय पदार्थों का एक जो संबंध कोशिकाओं का समूह होता है, उसे आप उत्तक कहते हैं। और इसके जो कोशिकाओं के कार्य हैं, वह उनकी संरचनाओं के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी जिस प्रकार के कार्य होंगे उसी प्रकार की संरचनाएं भी होगी। और उत्तक अलग अलग होते हैं और उन्हें आप चार प्रकार में विभाजित करते हैं। यानी उत्तक के अपने पास चार प्रकार हैं, जिसमें पहला है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो सबसे पहले आप देखेंगे उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को अपन देखें तो ये होती है कि बाहरी जो इसकी सतह होती है वो मुक्त सतह होती है, यानी बाहरी सतह होती है वो मुक्त सतह होती है। और जो शरीर के तरल पदार्थ या बाहरी वातावरण से संपर्क में रहती है, यानी मुक्त सतह होती है और बाहरी वातावरण के साथ संपर्क में रहती है, जैसे अपनी त्वचा। अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स के साथ पूर्वक पैक रहती है, अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स के साथ दृढ़तापूर्वक पैक रहती है। और उपकला उत्तक के भी अपने पास टाइप होते हैं। उसमें पहला टाइप है सरल उपकला, कोशिकाओं की एक परत यानी एकल परत से बनी उपकला सरल उपकला कहलाती है। इसके कार्य होते हैं, विसरण का कार्य इसका होता है, स्त्रावण का इसका कार्य होता है और अवशोषण का कार्य भी इसका होता है। और उपकला उत्तक में अपने पास जो दूसरा टाइप आता है वो होता है संयुक्त उपकला। सरल उपकला के बाद में सेकंड टाइप है संयुक्त उपकला, कोशिकाओं की कई परतों से, यानी सरल उपकला थी वो कोशिका की एक परत से बनी हुई थी और संयुक्त उपकला है वो कोशिकाओं की कई परतों से निर्मित होती है। और इसका कार्य जो होता है वो होता है रासायनिक और यांत्रिक तनाव से सुरक्षा करना, रासायनिक और यांत्रिक तनाव से सुरक्षा करना। और इसकी स्थिति देखें तो त्वचा की सूखी सतह, मुख गुहा की नम सतह और ग्रसनी, अपनी जो ग्रसनी है उसमें ये होती है, त्वचा की सूखी सतह होती है वहाँ ये होती है, मुख गुहा की नम सतह भी यही होती है। और अगले आप देखें तो अपने पास होता है उत्तक के टाइम में उपकला के बाद में संयोजी उत्तक। संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है कोशिकाएं कोलेजन या इलास्टिक नामक संरचना, कोलेजन और इलास्टिन नामक की संरचनात्मक प्रोटीन के रेशों का स्त्रावण करती है। यानी कोलेजन और इलास्टिन, यानी कोलेजन और इलास्टिन, कोलेजन और इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के रेशों का स्त्रावण करती है। और रक्त को छोड़ के व्युत्पन्न पॉलीसेकेराइड का भी स्त्रावण करती है। यानी कोलेजन इलास्टिन नामक प्रोटीन रेशों का स्त्रावण करती है, रक्त को छोड़ के व्युत्पन्न पॉलीसेकेराइड यानी उसका भी स्त्रावण करती है। और इसका कार्य अगर आप देखें तो अन्य अंगों को जोड़ना और सहारा देना, अन्य अंगों को जोड़ के रखना और उनको सहारा देना। और उपकला उत्तक के अगर आप देखें तो उपकला उत्तक के कुछ अन्य टाइप भी हैं, जैसे कि कोशिका संरचना और स्थिति आप इसमें देखेंगे। जैसे पहला टाइप आप देखें सल्की उपकला, इसकी कोशिका संरचना होती है वो चपटी होती है और इसकी स्थिति होती है वो रक्त वाहिकाओं की भित्ति और फेफड़ों के वायु कोष में, यानी सल्की उपकला चपटी होती है संरचना में और रक्त वाहिकाओं की भित्ति में फेफड़ों के वायु कोष में उपस्थित होती है। और अगली अपन देखें तो घनाकार उपकला है, वो घन के आकार की होती है, ग्रंथियों की नलिकाओं में और वक्राणु के नलिके भाग में। यानी घनाकार उपकला घन के आकार की होती है, ग्रंथियों की नलिकाओं में और वक्राणु के नलिके भाग में उपस्थित होती है। अगला अपन देखें स्तंभी उपकला, तो ये लंबी और पतली कोशिकाएं हैं अमाशय और आंत की परतों में। यानी स्तंभी उपकला है वो लंबी और पतली कोशिकाओं की बनी होती है, यानी और अमाशय और आंत की परतों में ये प्रेजेंट होती है। अगला आप देखें पक्षमाभी उपकला, तो ये पक्षमाभ युक्त होती है, यानी पक्षमाभ युक्त होती है, खोखले अंगों के आंतरिक स्तों में होती है, खोखले अंगों की आंतरिक स्तों में पक्षमाभी। अगली अपने पास है ग्रंथिल उपकला, यानी स्त्रावण हेतु अनुकूलित। ग्रंथिल होती है वो स्त्रावण करती है, ग्रंथिल यानी स्त्रावण करती है। और ये आहर नाल की चषक कोशिकाओं और लार ग्रंथियों में, आहर नाल की चषक कोशिकाओं में और लार ग्रंथियों में प्रेजेंट होती है। आगे आप देखें तो आगे अपने पास आता है संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी संयोजी ऊतक है वो तीन प्रकार का है, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय संयोजी ऊतक और संवहनीय संयोजी ऊतक। अगर अपन देखें वास्तविक संयोजी ऊतक, तो इसमें पहले तो आते हैं सामान्य यानी ढीले संयोजी ऊतक या अंतराली ऊतक इन्हें आप बोल सकते हैं। और इनमें ढीले ऊतक में होता है, पहले तो आप देख लेते हैं अंतराली ऊतक के तंतु, अंतराली ऊतक के तंतु, श्वेत कोलेजन तंतु, जालिकीय तंतु, पीले प्रत्यास्थ तंतु, ये होते हैं अंतराली ऊतक के तंतु में। और
अंतरालीय ऊतक की कोशिकाएं फाइब्रोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट, बृहद बक्साणु, मास्ट कोशिकाएं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं और श्वेत रुधिराणु, ये इसके अंदर होते हैं ढीले संयोजी ऊतक में। और इसी वास्तविक संयोजी ऊतक में दूसरा होता है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक का दूसरा टाइप है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। इसके अंदर अपने पास होते हैं टाइप श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक और पीले प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजी ऊतक। सघन तंतुमय में होता है श्वेत तंतुमय और पीले प्रत्यास्थ तंतुमय। अगला अपने पास होता है विशिष्ट संयोजी ऊतक। विशिष्ट संयोजी ऊतक या फिर आप इसको बोल सकते हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक। इसको आप वसीय और अगला इसमें मतलब टॉपिक में आप देख लें, वसीय ऊतक भी होते हैं, जालमी संयोजी ऊतक भी होते हैं, श्लेष में होते हैं। और वसीय ऊतक जो होते हैं ना, उसमें श्वेत वसा और भूरी वसा, इसके दो टाइप ये होते हैं। ये तीनों टाइप अपने पास होते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक के। वास्तविक संयोजी ऊतक में सामान्य ढीले संयोजी ऊतक हो गए, सघन तंतुमय संयोजी ऊतक हो गए और विशिष्ट संयोजी ऊतक हो गए। विशिष्ट संयोजी ऊतक में भी कुछ अपने पास प्रकार है, रंगा संयोजी ऊतक, वसीय ऊतक, जालमी संयोजी ऊतक और श्लेष्मी संयोजी ऊतक। वसीय ऊतक में भी अपने पास दो प्रकार है, श्वेत वसा होती है और भूरी वसा होती है। अगला आप देखते हैं कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक में आप पहले तो अपने पास आता है उपास्थि और दूसरा आता है अस्थि। उपास्थि में देखें तो श्वेत तंतु होते हैं, इसमें प्रवासी और काचाभ होते हैं, कैल्सिफाइड होते हैं और लचीली तंतु में होते हैं। और अस्थि में देखें तो उपास्थि जात, कलाजात, कंडरास्थि होती है। और इसी में अगला आप देखें संवहनीय संयोजी ऊतक यानी लसिका। इसमें होता है रुधिर, रुधिर से रुधिराणु और प्लाज्मा। रुधिर से बनता है संवहनीय संयोजी ऊतक में, रुधिर से बनता है रुधिराणु और प्लाज्मा। प्लाज्मा को आप एक बार इधर छोड़ देते हैं, आप पहले रुधिराणु की देखते हैं। रुधिराणु में होता है थ्रोम्बोसाइट और स्पिंडल। थ्रोम्बोसाइट से अपने पास बनते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और रुधिर प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट यानी श्वेत और एरिथ्रोसाइट यानी लाल। और कणिका में यानी एसिडोफिल्स, बेसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और इसमें कणिका में के अलावा दूसरा अपने पास होता है कणिका विन यानी श्वेत रुधिराणु। इसमें होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में होता है टी लिम्फोसाइट और वो मोनोसाइट। अगर आगे आप देखें तो अपने पास आगे जो आपने अभी इस चार्ट में देखा था उन्हीं को विद डेफिनेशन एग्जांपल यहाँ पे है। जैसे आपने वहाँ पे देखा था ढीले संयोजी ऊतक, तो ढीले संयोजी ऊतक में होता है कोशिकाएं और तंतु अर्धतरल आधार पदार्थ में शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। यानी ढीले संयोजी ऊतक है वो कोशिकाएं और तंतु अर्धतरल आधार पदार्थ से शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसमें अपने पास दो थे ढीले में, अंतराली और वसीय। अंतराली यानी त्वचा के नीचे होते हैं और इनमें फाइब्रोब्लास्ट यानी कोशिकाएं जो फाइबर रेशों का उत्पादन और स्त्रावण करती है। त्वचा के नीचे होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट कोशिकाएं होती है। वसीय ऊतक में मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होते हैं ये भी, और वसा संग्रहित करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। वसीय ऊतक होते हैं त्वचा के नीचे होते हैं, वसा संग्रहण करते हैं। दूसरा अपने पास अपन देखा था सघन संयोजी ऊतक। इसमें नियमित सघन संयोजी है और अनियमित सघन संयोजी ऊतक है। नियमित में देखें तो तंतुओं के अभिविन्यास में नियमित पैटर्न होता है और अनियमित में अभिविन्यास में अनियमित पैटर्न होता है। नियमित सघन संयोजी ऊतक के देखें तो कंडरा और स्नायु है, और अनियमित में देखें तो ये त्वचा में होता है। और अगला ने आपने देखा था कि विशिष्ट संयोजी ऊतक। विशिष्टिगत संयोजी ऊतक में देखें तो उपास्थि है, अस्थि है और रक्तापा ने ऊपर पढ़ा था उसमें। और इसमें देखें उपास्थि में तो इसकी संरचना होती है वो ठोस होती है, लचीली और अंतर्कोशिकीय पदार्थ होता है। उपास्थि में ठोस, लचीली और अंतर्कोशिकीय पदार्थ जैसे कॉन्ड्रोसाइट। और कार्य इसका अगर आप देखें तो सुरक्षात्मक कार्य, नाक का अग्रशिरा, कान की संधि यानी नाक के आगे वाली जो अस्थि होती है अपनी वो, और कान में जो लचीली जैसी अस्थियाँ होती है ठोस और लचीली वो होती है। अगर अस्थि का आप देखें तो ये संरचना में कठोर और मजबूत होती है, ओस्ट्रियोसाइटिस का और इसका अगर आप देखें कार्य तो कार्य आप देख लीजिए कि शरीर को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, मानव कंकाल तंत्र यानी अस्थियां ढांचा प्रदान करता है। रक्त को देखें तो तरल संयोजी ऊतक है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और इसका कार्य देखें तो परिसंचनाली तरल पदार्थ जो पदार्थों में परिवहन में सहायता करता है, यानी परिसंचारी तरल पदार्थ है जो पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। आगे अगर अपन देखें तो सी अपने पास अपने ने जो अभी डायग्राम में ऊपर देखा था पेशी ऊतक यानी मायोफाइब्रिल्स, महीन तंतु फाइबर में और फाइबर से पेशियों में यानी मांसपेशियों में। और इसके पेशी ऊतक के तीन प्रकार के होते हैं, कंकाली पेशियां, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। अरेखित, रेखित और हृदय पेशियों में अंतर, यानी इनके जो तीन टाइप हैं पेशियों के, कंकाली, चिकनी और हृदय, इनमें लक्षण क्या है, स्थिति क्या है वो है। अरेखित या चिकनी पेशी की आप बात करें तो स्थिति होती है अंतरांगों की दीवार में। और तंतुओं की आकृति देखें तो लंबे तर्करूपी सिरे नोकदार होते हैं। केंद्रकों की संख्या केवल एक केंद्रक होता है, केंद्रकों की स्थिति केंद्र में होती है। और आड़ी धारियां यानी धारियां में अनुपस्थित होती है। संकुचन की दर सबसे कम होती है, संकुचनशील रहने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी
दर कम है लेकिन रहने की क्षमता अधिक है। नियंत्रण अनैच्छिक होता है, आप नियंत्रण नहीं कर सकते। और वहीं देखें आप रेखित या कंकालीय को, तो ये इनकी स्थिति होती है वो कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है। आकृति इनकी लंबी बेलनाकार सिरों पर कुंद यानी गोल होती है। और केंद्र की संख्या कई केंद्रक हो सकते हैं। केंद्रक परिधि में होता है और धारियाँ इनमें आड़ी धारियाँ उपस्थित होती है। संकुचन की दर सबसे अधिक होती है लेकिन संकुचन रहने की जो क्षमता है वो कम होएगी। और नियंत्रण है ऐच्छिक, आप अपनी इच्छा से इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं आप देखें हृदय पेशियों की, तो ये स्थिति हृदय की दीवार पे होती है और इनकी आकृति लंबे बेलनाकार सिरों पर परस्पर जुड़ी होती है। और केंद्र की संख्या इसमें 1 या 2 होती है। केंद्र की स्थिति केंद्रीय स्थिति में होता है और धारियाँ इसमें उपस्थित होती है। संकुचन की दर मध्यम होती है और क्षमता भी संकुचित रहने की क्षमता है वो भी इसकी मीडियम होती है। और नियंत्रण है अनैच्छिक होता है, यानी आप इसमें नियंत्रित नहीं कर सकते। अगला ऊतक का अपने पास आता है तंत्रिका ऊतक। अगला ऊतक कौन सा आता है? तंत्रिका ऊतक, यानी आवेगों के संचरण के लिए शरीर में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। आवेगों के संचरण के लिए तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। इसका विकास बाह्य जनस्तर यानी एक्टोडर्म से है। उत्पत्ति एक्टोडर्म है। और तंत्रिका ऊतकों में 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली कोशिका है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल यानी न्यूरॉन, और दूसरी कोशिका है तंत्रिक बंध या न्यूरोग्लियल कोशिका, न्यूरोग्लिया कोशिका। पहली तो है अपने पास तंत्रिका कोशिका और दूसरा है न्यूरोग्लिया कोशिका। इसको आप देख लेते हैं इनमें क्या फ़र्क है और क्या इनमें अंतर है दोनों सेल में, तंत्रिका और तंत्रीबद्ध यानी न्यूरोग्लिया। तो संघटक अगर तंत्रिका में देखें तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है ये, और तंत्रीबद्ध को देखें तो तंत्रिका ऊतक का आधे से अधिक भाग है, आधे से अधिक बनाता है यानी। और उत्तेजनशीलता देखें तो तंत्रिका में होती है और न्यूरोग्लिया सेल है उनमें नहीं होती उत्तेजनशीलता। कार्य देखें तो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना होता है तंत्रिका कोशिका का, और तंत्रीबद्ध यानी न्यूरोग्लिया सेल का देखें तो तंत्रिकाओं को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना होता है। यानी न्यूरल सेल है, नर्व सेल है, उनमें तंत्रिका तंत्र की मेन इकाई है वो, उत्तेजनशीलता उसमें होती है और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना उसका मेन कार्य है। दूसरी सेल न्यूरोग्लिया सेल को देखें तो तंत्रिका ऊतक का आधा भाग या उससे अधिक भाग बनाती है, उत्तेजनशीलता उसमें होती नहीं है। कार्य तंत्रिकाओं की सुरक्षा और उसको सहारा प्रदान करना उसका कार्य है। आगे अगर आप देखें तो जैसे 1 मिनट आगे अपने पास अभी टॉपिक आता है वो है मेंढक। और मेंढक में आप सबसे पहले देखें तो आकारी की मेंढक की अगर आप देखें तो पृष्ठीय भाग में जैतूनी हरा यानी हरे रंग का होता है, उधर भाग में हल्का पीला भी होता है, उधर भाग में हल्का पीला होता है। और शरीर इसका देखें तो इसमें सिर होता है और धड़, सिर और धड़ में 2 में इसकी विभाजित होती है आकारी की। और इसके अगर आप शरीर की रचना की बात करें, शरीर की रचना में अगर आप देखें तो इसमें पहले आप देख लेते हैं पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है। मेंढक में मुख होता है, यानी आप एग्जांपल देख लेते हैं कि अंदर से कैसे, जैसे मुख से मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसनी नाल, और ग्रसनी नाल से अमाशय, अमाशय से आंत्र, आंत्र से अवस्कर यानी बाहर निकल जाता है। और यकृत पित्त का स्रावन करता है, यानी इसका जो यकृत है वो पित्त का स्रावन करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है जो रस उसका यकृत स्राव करता है पित्त का। और पाचन ग्रंथि अग्नाशय रस का उत्पादन करती है, पाचन ग्रंथि है वो अग्नाशय रस का उत्पादन करती है। अंतिम पाचन आंत में होता है, यानी इसका जो पूरा खाना जो इसका भोजन है उसका अंतिम चरण होता है वो उसके आंत में संपन्न होता है, अंतिम चरण आंत में होता है। और आगे आप इसका अगर श्वसन तंत्र को आप देखें तो भूमि पर ये मुख गुहा से, यानी भूमि पर अगर ये बाहर हो पानी से तो मुख गुहा से त्वचा तथा फेफड़ों की सहायता से श्वसन करता है। और पानी के अगर अंदर ये हो तो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, यानी जल के अंदर ये त्वचा के माध्यम से लेता है, और जल से अगर बाहर हो तो मुख गुहा से, त्वचा से या फेफड़ों से, तीनों से ले सकता है ये बाहर तो। और पानी के अंदर केवल त्वचा से सांस लेता है ये। अगला अगर आप देखें परिसंचरण तंत्र, तो इसमें सुविकसित और बंद प्रकार का होता है, सुविकसित परिसंचरण तंत्र और बंद प्रकार का होता है। इसमें हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल है। हृदय इसमें होता है, रक्त वाहिकाएं इसमें होती है और रक्त शामिल है। हृदय इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है और 3 कक्षीय में 2 अलिंद होते हैं और 1 नीले होता है, यानी त्रिकक्षीय हृदय है, 2 अलिंद है, 1 नीले है। इसमें हृदय है, रक्त वाहिकाएं हैं और रक्त है, सुविकसित है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। और अगला आप इसका देखें उत्सर्जन तंत्र का सिस्टम, तो इसमें वक्र है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, अवस्कर की एक जोड़ी होती है। अवस्कर जो है, वक्र है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और अवस्कर की एक जोड़ी है। और प्रत्येक वक्र में एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में कई वर्गाणु से बना होता है, यानी प्रत्येक वर्ग एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में कई वर्गाणुओं से बना होता है, यानी इसमें कई वर्गाणु होते हैं जो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। अगला आप इसका तंत्रिका तंत्र देखें तो तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय भाग यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और सुषुम्ना, सुषुम्ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाली और मेरु तंत्रिका, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनुकंपी और परानुकंपी शामिल है। यानी आप देख लीजिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और सुषुम्ना,
परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाली और मेरु तंत्रिकाएं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में देखें तो अनुकंपी और प्रानुकंपी शामिल है। और अगला आप अगर इसमें जनन तंत्र देखें इसका, तो सुविकसित नर और मादा जनन तंत्र होता है, यानी नर और मादा का सुविकसित जनन तंत्र इसमें होता है। ये हमने इसमें जनन तंत्र पढ़ लिया, तंत्रिका तंत्र भी पढ़ लिया और उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ लिया। ये अपना मेंढक वाला टॉपिक भी हो गया और एनिमल टिश्यू अपना कंप्लीट हो गया एक शॉर्ट तरीके से। जो आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद ये कर लेना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन इसकी। और कल की जो वीडियो क्लास अपने पास आएगी उसके अंदर एनिमल टिश्यू से अपने स्पेशल 50 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। उन्हीं क्वेश्चन में से इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो उसी क्वेश्चनों में से बनेंगे। उसकी वीडियो भी कल आपको क्लास मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो भी आपके पास पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।